बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और लास्ट वाले वीडियो से आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इस समय कर रहे हैं प्री बोर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इंटरमीडिएट के लास्ट प्री बोर्ड क्वेश्चन जो 12th में हुए हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। और लास्ट वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देख चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है डायरेक्ट कैमरे पे दिखाया करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से देख लीजिए। और जैसा कि इस क्वेश्चन में है, अब हम पढ़ लेते हैं कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है इसमें 1:9। ठीक है, तो दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात इसमें 1:9 दे रखा है। पूछा गया है कि अधिकतम और न्यूनतम तरंग की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो रेशो दे रखा है एक बार और चेक कर लें, I1 I2। ठीक है, तो तरंग की तीव्रता क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम का पार्ट, उसका हल। तो जो गिवन है वो है आपका I1/I2। ठीक है, ये रेशो आपको दे रखा है, दिस इज इक्वल्स टू 1/9। ठीक है, वो 1/9 इसमें दे रखा है। पूछा गया है कि आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम कितना होगा। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा चुका है भाई, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन को मिस नहीं करिएगा। तो सबसे पहले हमें इसमें आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का जो मान निकालना है वो हम इसके एम्पलीट्यूड के टर्म्स में निकालते हैं। कैसे निकलता है उसको भी देख लेते हैं। तो आई मैक्सिमम निकलता है A+A2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में आई मिनिमम आता है। और इसमें आप डिफरेंस यूज़ करते हैं A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, किसी में से भी आप A1 में से चाहे तो A2 को घटा सकते हैं, या A2 में से A1 को घटा सकते हैं, क्योंकि आउट ऑफ स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए वो वैल्यू आपके प्लस में आनी ही आनी है। ओके ना। तो अब सबसे पहले अगर हमें A1 A2 के मान पता चल जाए तो हम A1 A2 के मानों को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, कि आप जानते हैं कि I इक्वल्स टू होता है 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर रो इंटू वी। ठीक है, और इसमें हमें केवल ज़रूरत पड़ रही है आई और ए की। यहाँ पर आई और ए का वेरिएशन निकाल लीजिए, मतलब ये हुआ कि आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। अब यहाँ पर I1/I2 का मान जो दे रखा है, इसकी वैल्यू A1/A2 स्क्वायर के बराबर होगी। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस वैल्यू इक्वल्स टू 1/9। यहाँ से A1 A2 का मान आप कैलकुलेट करेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट आएगा, रूट 1/9 लिखेंगे, और 1/9 का रह जाएगा यहाँ पर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे A1 की वैल्यू अगर आप रेशियो में अगर लेके चलें तो A1 की वैल्यू आपके बराबर होगी K के बराबर, और A2 का अगर मान आप कैलकुलेट करें दिस इज इक्वल्स टू 3K। अब बस सवाल हल हो गया। उसमें क्या करेंगे, इस वैल्यू फॉर्मूले में आप वैल्यूज प्लेस कर दीजिए। आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इक्वल्स टू A1 की जगह पर K, A2 की जगह पर 3K होल स्क्वायर अपॉन ऑफ K डिफरेंस 3K का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये होगा 4K का स्क्वायर अपॉन 2K आया, 2K का होल स्क्वायर। चाहे तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, 16K स्क्वायर अपॉन 4K स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर, और 4 1 4, 4 4 16। आई मैक्सिमम रेशो आई मिनिमम, ये आपके पास आया 4:1 या 4:1। ये आपका आंसर आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का। तो ये था आपकी परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के खा को स्टार्ट करते हैं। ये दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश देने वाले 40 वाट के एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इसका व्यू आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर खा को हम देख रहे हैं 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य। ठीक है ना, तो 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का जो प्रकाश है, तो उसको वैल्यू को अगर आप देखें तो 4 का खा क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे हैं। लास्ट वाली वीडियो में जो हमने पोस्ट किया था उसमें अंधेरा होता चला गया था। ठीक है, तो उसका आप अगर चाहें तो उसकी स्क्रीन लाइट को बढ़ाकर उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, लैम्डा की वैल्यू होगी आपके पास 5000। 5000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर, 10⁻⁻10 कह लीजिए। का प्रकाश दे रहा है 40 वाट का एक वर्णीय प्रकाश। एक वर्णीय मोनोक्रोमेटिक वाला, तो हमें केवल एक ही रंग का प्रकाश होगा। ठीक है, 40 वाट पावर दे दिए, या पावर लिख लीजिए, या फिर W/T यू राइट ऑल्सो 40 वाट, या इतना जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हुआ। और इसमें प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या एन टी की वैल्यू जो कह रहा है, एक सेकंड पूछेंगे कितने फोटोन एमिट हो रहे हैं, उसका वैल्यू आपको पता करनी है। तो इसके लिए सीधा सीधा फार्मूला आपका E इक्वल्स टू एन एच न्यू, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू के बराबर है। किसी अगर प्रकाश स्रोत से अगर प्रकाश निकल रहा है तो नंबर ऑफ फोटोन्स उसमें कितने हैं, उसमें दे रखा है जूल पर सेकंड इतनी एनर्जी एमिट हो रही है। तो यहाँ पर आपको न्यू तो दे नहीं रखा, तो इसको टर्म्स में किसके चेंज कर लीजिए, लैम्डा के टर्म्स में चेंज कर लेंगे।
तो दिस विल बी इक्वल्स टू NHC अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो हियर यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, देन n विल बी इक्वल्स टू E इंटू लैम्डा, लैम्डा के साथ में आएगा, h और c से डिवाइड कीजिएगा, E की वैल्यू गिवन है, यानी E का मतलब वही आपकी ऊर्जा, वर्क डन कितना था 40, 40 इंटू लैम्डा की वैल्यू आप लगाएंगे 5000 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन h की वैल्यू 6.6, 10 की घात -34 एंड दस वैल्यू ऑफ c, दिस इज इक्वल्स टू 10 to 10⁸, इतना मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आफ्टर द सॉल्यूशन आप बताइएगा इसका आंसर कितना आ रहा है। मेरा जो इसका आंसर आया है ये आया है 0.303 इंटू 10⁻21, ठीक है ना, 21 आया है। अब अगर डेसिमल आप 1 पॉइंट आगे लेते हो, क्या नंबर ऑफ फोटोन की संख्या अगर आप निकालते हैं तो ये आया 3.03 इंटू 10⁻20। ठीक है, इतने फोटोन पर सेकंड उस एक वर्णी प्रकाश स्रोत से एमिट हो रहे हैं जिसकी पावर है कितनी है 40 वाट। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गा पर। क्वेश्चन गा को हम लोग देख रहे हैं कि यदि हाइड्रोजन परमाणु में पहली बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी है, यानी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी है इतनी, ठीक है, कितना है 22 इंटू 10⁻⁻19। अब कह रहा है कि अगर तीसरे से दूसरे वाली कक्षा में अगर आता है तो कितनी आवृत्ति का फोटोन एमिट होगा। ठीक है, असर्जित होगी, प्रकाश की आवृत्ति कितनी होगी उसका मान हमें पता करना है। ठीक है, चलिए कुछ बातें आपके साथ करी जाएँ। तो जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि 12th का जो प्री बोर्ड है, ठीक है, इसके क्वेश्चंस आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके जस्ट बाद जो अपना फिजिक्स का रिवीजन चल रहा था वो जहाँ से छोड़ा था उससे आगे में कंटिन्यू करेंगे और उसमें यही कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं, ठीक है ना, उन क्वेश्चंस को हम लोग एक जल्दी जल्दी से फटाफट देखेंगे और उसके जस्ट बाद दोनों ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के डायरेक्ट मॉडल पेपर्स और आपके अनसॉल्व पेपर्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, खासतौर से न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं, उन सबको हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में इसी तरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4th का गा क्वेश्चन। ठीक है, तो गा में इन्होंने जो बोला है 4th का गा, तो पहली कक्षा की ऊर्जा दे रखी है तो इसको आप लिख दिए E1 करके आपने लिख दिया। E1 की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा 22 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, वैसे अभी अब आप लोगों के पास समय नहीं है तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए चलिए, जब इलेक्ट्रॉन कक्षा 3 से कक्षा 2 में आता है, ठीक है, संक्रमण जो उसका हो रहा है, ट्रांजिशन जो हो रहा है 3 से 2 में हो रहा है, तो पहले 3 के लिए एनर्जी का पता कर लें। तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला आपके पास होता है कि En की जो वैल्यू निकलती है माइनस का E1 अपॉन n² होती है। ठीक है, n आपकी कोई सी भी क्वांटम संख्या या किसी भी कक्षा से जब वो संक्रमण करता है तो वो संख्या यहाँ पर दिखाई देती है। तो हमको यहाँ पे चाहिए संक्रमण 3 से 2 के लिए, तो E3 का मान निकाल लीजिए। E3 का मान किसके बराबर आएगा, E1 अपॉन n की जगह पर आप 3 लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का E1 अपॉन यहाँ पर आएगा 9, E1 की वैल्यू प्लेस कर दिए 22 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 9। ठीक है, इसी तरह से E2 का मान निकालेंगे। E2 के लिए E1 अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे और ये वैल्यू बराबर होगी आपकी E1 अपॉन 4, मतलब हुआ 22 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 4। ठीक है, तो इस तरह से E1 और E2 के मान यहाँ से जो मान आपको प्राप्त होंगे जूल में प्राप्त होंगे। E3 का जो मान यहाँ पर मिलेगा आपको डिवाइड करने के बाद में, ये वैल्यू आ रही है माइनस का 2.44 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ऐसे ही माइनस करके 4 का निकालें तो 4 5 20, 5.5 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इस ट्रांजिशन में कितना एनर्जी का डिफरेंस है तो डेल्टा ई का मान आप निकालेंगे। डेल्टा ई की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, E3 माइनस E2 करके निकाल लीजिए, E3 माइनस E2। E3 का मान 2.44 इंटू 10⁻⁻19, इसका माइनस आएगा और इसका अपना माइनस 5.5 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 को कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 2.444 प्लस 5.5। ठीक है, आफ्टर इट इसको सॉल्व कर लीजिए। 5.5 में से माइनस का 2.4 घटाएंगे, ये वैल्यू आएगी आपके पास 3.06 इंटू 10⁻⁻19 इतना जूल। ठीक है, अभी आपका टारगेट पूरा नहीं है, इसके बाद में आपको पता करना था उसकी फ्रीक्वेंसी पता करनी है। तो इससे फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है, ये वैल्यू किसकी आ रही है आपके पास में, डेल्टा ई की वैल्यू आई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ कर लेते हैं, इसे दिखाई देता रहे आपको प्रॉपर। तो डेल्टा ई की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। ठीक है, उत्सर्जित ऊर्जा का जो अंतर है वो भी प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होगा, तो उस प्रकाश की आवृत्ति कितनी होगी उसका मान आप यहाँ से पता कर सकते हैं। दिस न्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन एच। करना ये होगा कि जो अंतर आया है डेल्टा ई का, इसमें आपको भाग लगाना पड़ेगा प्लांक नियतांक का। तो प्लांक नियतांक 6.6 10⁻⁻34, इसको आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने पे जो भी मान आए
इसकी वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग ये आ रही है 0.4636 इंटू 10 आप कंसीडर करिएगा, ये वैल्यू आपके पास आएगी 15 के इक्वल। चेक करिएगा आप लोग भी, और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा। ये वैल्यू आएगी इतनी 14 इतना हर्ट्स। हर्ट्स क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर आवृत्ति चल रही है और आवृत्ति का मात्रा होता है हर्ट्स। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करने में ज़रा भी जल्दबाजी ना करा करें। ठीक है, और कोशिश कीजिए कैलकुलेटर का यूज़ आप ना करें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपके पास कोई भी कैलकुलेटर वगैरह नहीं होगा। इसलिए आदत डालिए अभी से कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पर हल करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर गा को, चौथे का गा हम लोग कर रहे थे। उसके बाद घा में आते हैं। घा का जो क्वेश्चन है तो वो ट्रांजिस्टर से, और बोर्ड के जो आदेश आए हैं, बोर्ड का जो अनुशंसा के अकॉर्डिंग जो सिलेबस उसका दिया गया है, उसमें आपका ट्रांजिस्टर नहीं है। ठीक है, लेकिन बाई चांस अगर क्वेश्चन आता है तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे क्वेश्चन बहुत सरल है, न्यूमेरिकल पोर्शन इतना सरल है कि उसमें जो क्वेश्चन यूज़ किया गया है उसमें ज़्यादातर मैटर जो बेस है वो आपका फर्स्ट चैप्टर से है। ठीक है ना, तो Q इक्वल्स टू एन ई का इसमें प्रयोग किया गया है। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कि एक NPN ट्रांजिस्टर में 10⁻⁻6 सेकंड में उत्सर्जक में, यानी एमीटर बोलते हैं, ई से दिखाते हैं, 10 की घात 10 यानी 10⁻10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एमीटर होता है, उसके बाद होता है बेस सबसे पतला होता है, और कलेक्टर सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिस्टर होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इस उत्सर्जक में, ठीक है, एमीटर में 10⁻⁻6 सेकंड में, इट आपको हम क्वेश्चन कर रहे हैं चौथे का घा, फोर्थ का घा क्वेश्चन। तो यहाँ पर डेल्टा टी का टाइम जो दे रखा है, दिस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 सेकंड। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10⁻10 इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करते हैं। ठीक है, तो प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, आधार में 2% खो जाते हैं। होता क्या है कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो उसके अंदर, अगर कोटर हो, एनपीएन पढ़ रहे हो तो कोटर मिलेंगे, अगर पीएनपी पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। खैर, उनके साथ संयोग करके 2% इसी में रुक जाते हैं। ठीक है, और वो यहाँ पर करंट को फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर करंट इस तरीके से दिखाई जाती है। आई ई की वैल्यू जो है, एमीटर करंट की वैल्यू बराबर होती है आई बी प्लस आई सी के। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इसमें जो समझने पड़ेंगे, क्वेश्चन जाने क्यों रख दिया। खैर, तो यहाँ पर n की वैल्यू हो गई इतने इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें पूछा है कि आधार में 2% इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं, धारणांतरण का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको पूछ रहा है अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता करनी पड़ेगी। ठीक है, अल्फा बीटा रेशियो होते हैं आपकी इन तीनों धाराओं की। ठीक है, तो इसमें हम धाराओं के पहले मान निकालेंगे, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो सबसे पहले एमिटर करंट की वैल्यू आप निकालने कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो आई ई की जो वैल्यू निकलेगी, तो आई ई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है, और क्यू बराबर किसके, एन ई अपॉन टी के। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 10⁻10 जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6, 10⁻−19 होता है, अपॉन कितने टाइम में जा रहे हैं, 10⁻6 में जा रहे हैं। इसको आपको बस सॉल्व करना है, आई ई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से 1.6 में तो कुछ होगा नहीं, ठीक है ना, ये 10⁻6 ऊपर जाएगा तो 16 हो जाएगा, यानी 1.6 इंटू 10⁻−19 पहले से है, प्लस का 16 आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻−3, इतना एम्पियर। आगे देखते हैं, अगर आप एम्पियर ना लिखना चाहें तो इसको मिली में शामिल कर दीजिए, 1.6 इतना मिली एम्पियर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 2% बेस करंट में जाते हैं, तो आई का मान कितना होगा, आई का मान है, आई का कितना परसेंट, 2%, आई का 2% निकाल दीजिए। आई का 2%, आई की वैल्यू आप लोग पता कर ही चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई की वैल्यू कितनी, 1.6, इसका 2%, 2/100, मतलब हुआ 16 दूनी 32, 3.2 अपॉन 100। ठीक है ना, तो इससे डिवाइड करेंगे तो 0.032 इतना एम्पियर। एम्पियर क्यों, मिली एम्पियर। ठीक है, यानी बहुत सूक्ष्म धारा इतनी आपकी फ्लो करेगी इसके अंदर, 0.032 मिली एम्पियर। उसके बाद में अगर आपको टोटल करंट पता करना है, टोटल करंट, तो आपके पास आई है, आई ई की वैल्यू, ये आपकी मिली करंट है। अब इन तीनों में रिलेशन जो होता है कि आई ई की जो वैल्यू है, यानी एमीटर करंट बराबर होती है आपकी बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट की। तो यहाँ से आप आई सी का भी मान कैलकुलेट कर सकते हैं। आई सी की वैल्यू जो निकलेगी, आई ई में से माइनस कर दीजिए आई बी को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तीनों के ही मानों का पता चल जाएगा। मतलब हुआ कि आई ई की वैल्यू कितनी आई है, 1.6 मिली एम्पियर, माइनस कर दीजिए उसमें से 0.032, इसको माइनस कीजिएगा, देखिए मैंने सही किया है नहीं, आप लोग अपने आप चेक कीजिएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी लगभग 1.568 इतना मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये 3 मान आपको निकालने थे, आई हो गया, आई बी हो गया, और आई सी हो गया। अब इनके बाद आता है अनुपातों की गणना। ठीक है, धारांतरण अनुपात का मतलब है कि अल्फा का मान आपको निकालना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा बीटा का। ठीक है, वो किस किस का रेशो होता है, उस रेशो को समझ लीजिए। तो ये वैल्यू होती है आई सी अपॉन आई ई के बराबर। आई सी का मान, कलेक्टर करंट कितना आया है, 1.568
अपॉन डिवाइड करना पड़ेगा आपको IE से 1.6 से, ठीक है, भाग दीजिएगा जो भी वैल्यू आए। ठीक है, इसी तरह से बीटा का मान निकालने के लिए बीटा की जो वैल्यू होती है उसमें IC अपॉन IB, ठीक है। तो इस तरीके से IC की वैल्यू अगेन 1.568 अपॉन IB का मान आप लगाएंगे 0.032। इन दोनों ही कंडीशन में आपको डिवाइड करना, भाग दे के जो मान आपको आनी चाहिए वो वैल्यू आपको मैं बता देता हूँ, चेक कीजिएगा। 0.98 रेशो, इसका कोई भी मात्रक आएगा नहीं क्योंकि ये पूरा एक शुद्ध अनुपात है, जितना एम्पियर उतना एम्पियर नीचे, दोनों की मिली एम्पियर करंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगी और इसका जब आप डिवाइड करें तो ये वैल्यू लगभग आएगी 49 के अराउंड, ठीक है, 49 रेशियोज का मिलेगा। तो ये था आपका धारण अंतरण अनुपात। लास्ट वाला क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन इस वीडियो का ध्यान से देख लीजिए। इसमें दे रखा है कि दो बिंदु हैं, दो बिंदु आवेश हैं, एक प्लस का 9e है और एक प्लस का e है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 16 सेंटीमीटर, 16 ही है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि इनके बीच में एक आवेश कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। संतुलन का मतलब है कि उस आवेश पर दोनों तरफ से जो लगने वाला फोर्स है वो एक दूसरे के बराबर हो। बस यही इसका क्लू है सवाल को करने का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखते हैं दो बिंदु आवेश, ठीक है। तो 2 पॉइंट चार्ज ले लिए, एक प्लस का 9e है और दूसरा डिस्टेंस पे रखा है, दिस इज प्लस का e, ठीक है ना, प्लस का e ही है। ओके, इनके बीच की दूरी है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। काफ़ी सरल सवाल है, बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार आया है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसका पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। आप यहाँ पर मानना है कि प्लस 9e से हमने यहाँ कंसीडर कर लिया कि पॉइंट है O और यहाँ पर रखा है आपका चार्ज Q, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर ये इसकी तरफ बल लगाएगा तो ये इस तरफ जाएगा, ये अगर इस पर बल लगाएगा तो ये इस तरफ जाएगा। दोनों बल कहने का मतलब है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, ठीक। तो आपने मान लिया कि ए से कितनी डिस्टेंस पे रखने पे आता है, x डिस्टेंस पे रखने आता है। तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस है आपकी 16 में से x को माइनस कीजिए तो ये बची हुई डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी 16 माइनस x, बिल्कुल ठीक। ओके, अब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स पता कर लें। इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स पता कर लें, कहने का मतलब हुआ कि FAC के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, ठीक है। अगर वही फोर्स किसके बराबर हो जाए, FBC के बीच में हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला लगाएं, कूलाम बल को यूज़ करते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r²। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकालेंगे Q1 Q2 की, तो ये 9 × 10⁹ इंटू Q1 की जगह पर आप रखेंगे 9e, Q2 की जगह पर Q अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, x का स्क्वायर। सिमिलरली B एंड C के बीच में निकाल लीजिए, तो 9 × 10⁹ चार्जेस देख लीजिए, एक Q है और दूसरा है प्लस का E, ठीक, अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें दोनों तरफ से कैंसिल कर दीजिए, 9 × 10⁹, Q से Q काटे, E से E, जो बचा उसको लिख लें 9/x² इक्वल्स टू, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पर बचा 1, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों साइड का क्या ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। 9 का कितना रह जाएगा 3, x² का क्या रह जाएगा केवल x, ठीक है। 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हटा दीजिए, 16 माइनस का x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और अब केवल आपको मैथमेटिक्स करना है और उसमें आपको सॉल्व करना है। 3 16 माइनस एक्स दिस इज इक्वल्स टू एक्स, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 48, 3 का 3x इक्वल्स टू एक्स, -3 उधर पहुँचाएगा 4x हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ये उधर गया तो 4x इक्वल्स टू 48, x की वैल्यू निकाल लीजिए, डिवाइड कर दीजिए 48/4, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कहाँ से है, कितनी डिस्टेंस पर है, ये इसका आंसर आप लिखने में जल्दबाजी नहीं करिएगा, ठीक है। आंसर में क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस कहाँ से मानी गई थी, 9e से मानी गई थी। तो आप लिखेंगे कि प्लस 9e आवेश से कितनी डिस्टेंस पे, आवेश से आपका 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आवेश को रखने से वह संतुलन की स्थिति में आ जाता है। और इस तरह से या फिर अगर b से लिखना चाहें तो 16 माइनस 12 कर देंगे तो कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर रहेगा। तो अगर उससे डिस्टेंस दिखाना चाहें तो b से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर आवेश संतुलन की स्थिति में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला हमारा सेक्शन 4 क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में 2-3 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।